बरवक्त गाजी और अमार को होश आया था। भागकर उस तक पहुंचते दोनों बाजू जकड़े थे, मगर वह दीवानी फिर भी उसे ही बगैर सांस लिए पुकारे जा रही थी। फ्लैश नाउ। अस्पताल से वो काफ़ी आगे निकल आया था। ये वो रास्ता था जहाँ से किस्मत का खेल आज शुरू हो चुका था। तभी उस खामोशी में उसके फ़ोन की घंटी बजी। जेब में हाथ डालकर फ़ोन निकालता, बटन प्रेस करके कान से लगाता, पीछे की जानिब मुड़ता, आगे बढ़ने लगता है। कल अस्पताल से थी, इसलिए वो उस जानिब वापस मुड़ चुका था। मैंने आज तक किसी का इतना जुनून नहीं देखा। यह आवाज़ माहू की थी। दूसरी जानिब गाजी दरख्त से पीठ लगाए खड़ा ज़मीन खरोचे में मसरूफ़ था, जबकि अमार किसी से फ़ोन पर बहस करने में बिज़ी था। हर कोई अपने में मसरूफ़ था, जबकि दूसरी जानिब जो सर्द कमरे में बिस्तर पर पड़ी वो कब से होश में आ चुकी थी, मगर लब जैसे सिल से गए थे। वीरान नज़रों से छत को घूरती वो हर सोच कर झटक चुकी थी। दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। क्या कोई नया बाब शुरू कर दिया है, या मेरे मालिक तूने? आसमान की जानिब देखती वो खिड़की के उस पार अब उन हवा में उड़ते आज़ाद पंछियों को देख रही थी। यूं ही कितने वक्त गुजर चुका था। आसमान पर अब स्याही फैलना शुरू हो गई थी, मगर वो अब तक खामोशी से बाहर देखे जा रही थी। ना जाने उस खाली आसमान में क्या था। क्या उसकी खामोशियाँ उसकी खामोशियों को समझ रही थीं, जो वो दीवानी इस कदर मतलाशी नज़रों से बाहर तके जा रही थी। बेवजह मुहाफ़िज़ वो मेरी ज़ात को कतरा कतरा करची करची बखेर रहा है। ये मंजर लॉन का था, जहाँ उसके सामने ही गज़ान और आनिया बैठे इस बात पर बहस कर रहे थे। वो उसे बच्चा समझकर बहला रहे थे, शायद इसीलिए अब तक एक लम्हा अकेला नहीं छोड़ा था। उसे अपनी कल की गई हरकत पर शर्मिंदगी थी। उसने गज़ान पर हाथ उठाया। उस लम्हा को याद करती वो गर्व से आंखें मींच लेती है। आखिर क्यों वो ज़िल्ले इतना क्यों किया है? अपने ही वजूद को झंझोड़ती वह दीवानी मालूम हो रही थी, मगर वह दीवानी सिर्फ अब खुद तक महदूद रह गई थी। उन सब के सामने वो बिल्कुल चुप और खामोश थी। कल ही वो हॉस्पिटल से आई थी। गज़ान के अल्फाज शायद तीर की तरह ज़ख्मी कर गए थे। तभी तो अचानक ही उसका हाथ उठ गया था, जिसका पछतावा शायद अब उसे ज़िंदगी भर रहना था। गाजी आखिर हिम्मत करती वो सामने बैठे गज़ान को पुकारती है, जिसने कल से खामोशी के बाद आज फिर उसके लाड उठाना शुरू कर दिए थे। बोलो डॉल। मुझे नहीं पता माफ़ी लफ्ज़ की कितनी अहमियत होती है, मगर मुझे माफ़ कर दो। कल के हुए वाक़े पर यकीन जाना मैं दिल से नहीं चाहती थी। वह सब अचानक। मुझे इतना गैर मत करो कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़े। सर आंखों में मान था, जो वो देख सुकून भरा सांस लेती उठकर जाती देख खुद भी उसके पीछे आती है। गाजी तुम भाइयों मेरे, मुझे बुरा लगा, मुझे गिल्ट हुआ इसलिए। अभी क्या बोला? गिल्ट हुआ? इससे पहले तुमने मुझे भाई बोला, राइट? मैंने सही सुना? हाँ, तो मेरे भाई हो। उसे अब समझ आ गई थी, इसलिए मुस्कुराहट के साथ बोलती, अपने करीब आती अमार और आनिया को देखती है, जो बात करते उनकी जानिब आ रही थी। इस घर में सब ऐसा था जैसे ये सब आम था। इन सब की हरकतों ने वाज़िया कर दिया था वो शख्स उसे एक बार फिर इम्तिहान में छोड़कर जा चुका था। मुझे हसीन इस रिश्ते से नवाजने का शुक्रिया। शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखता वो कहकर रुका नहीं था। सर में उठती नज़रअंदाज करता वो घर से बाहर निकलता चला गया था। आज फिर तुम मेरे साथी हो। क्या लिखूं नहीं जानती, मगर अब आखिरी हदों पर पहुंच गई हूँ। मैंने शुरुआत से लिखना शुरू किया था, अपनी ज़िंदगी के वाक़ियों से। उन कोरे कागज़ों को भरना, मगर अब सब एहतिताम की जानिब यूँ लगता है ये सांसें लम्हा बर लम्हा कम हो रही हैं। उनकी रफ्तार वो नहीं रही जो उसके मेरे करीब होते हुए होती थी। वो मेरा शोहर नहीं है, महज़ इश्क है। क्यों मैं नहीं जानती कब कैसे क्या वजह है, मगर मैं उसके पीछे अपना आप भूल बैठी हूँ, और मुझे शायद चाहिए भी नहीं है। मुझे बस वो चाहिए, मगर अब इन इम्तिहानों में वो भी मुझे पीछे छोड़ता जा रहा है। मोहब्बत तो अना वारने का नाम है डेवल, मगर तुम इस कदर मेरे इम्तिहान लेने में मगन हो गए हो कि मेरा पल पल मरता वजूद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं हार रही हूँ अपनी ज़िंदगी से। आखिर में वो अपना कलम रोक चुकी थी।
ज़ोर से दबाकर उसे साइड पर रखते वो आखिरी बार उस डायरी पर अपने लफ्ज़ वार कर गई थी। डायरी को ड्रॉअर में रखती वो बालकनी में आ जाती है। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, यानी आज की रात वो फिर पिछली रातों की तरह नहीं सोई थी। आंखों को बंद करती वो महसूस कर रही थी, वो उस ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। ठंडी हवाएं उसे छू कर गुजरती उसे सुकून और एहसास बख्शती थीं। आज हफ्ता गुजर गया था, मगर वो वक्त के साथ चलना भूल गई थी। जैसे भारी बूटों की आवाज़ ने खामोशी में अरताश पैदा किया। दरवाजे तक वो पहुंचकर सामने देखकर सर से टोपी उतारकर आगे बढ़कर पीछे से उस वजूद के गले में बाजू डाल चुका था। मेरा शेर। मिस्टर अशर मुस्कुरा कर रूम मोड़ते उसकी वजह नज़र पर नज़र डालते हुए शानी चूम लेते हैं। ये चेहरा तो ठंड थी उनके दिल की। डैड, मुझे बात। तभी गज़ान लिविंग एरिया में बोलता हुआ दाखिल होता है, मगर सामने निगाह उठते ही वह खामोश होता। नागवारी चेहरे पर सजाए बाहर निकल चुका था। नाराज़ होगा। मिस्टर अशर ने मुस्कुराने की कोशिश की थी, मगर सामने खड़ा वजूद हर चीज़ से वाकिफ़ होता था। गाजी जो बाहर जा रहा था, ज़िले की आवाज़ सुनता वो ऊपर की जानिब देखता है, जो शायद अभी भी बालकनी में आई थी। बोलो डॉल। कार का दरवाज़ा बंद करता वो उसकी जानिब होता है। तुम भूल गए रात को क्या कहा था मैंने, और जो मेरी गुड़िया ने कहा था, हम उसी के लिए यहाँ हैं। तभी अमार बाहर निकलता अपनी और ख़ज़ान की तैयारी की जानिब देखकर कहता मुस्कुराकर उसकी बेतासुर नज़रों में देखते, जो उन्हें रुकने का बोलकर कमरे में जा चुकी थी। इतनी नागवारी मत सजाओ, चेहरे पर वो पहचान लेगी। जवाब किसी गहरी सोच में था। जीन पर शॉर्ट फ्रॉक पहनती वो सर पर हिजाब करती कोट उठाकर बाहर निकलती है। ब्लैक जीन और रेड फ्रॉक को स्याह कोट छुपा चुका था। सर पर स्याह हिजाब किए वो आज कहीं कत्ल करने का इरादा रखती थी। हाथ में चाबियां पकड़े वो लाउंज से गुजरती अचानक रुकती है। इस हवा में घुली वो महसूस महक। आंखों को बंद किए वो गहरा सांस भरती, फ़ौरन से आंखें खोलती बाहर निकली थी, बगैर पीछे देखे। ये वहम था उसका, वो ये तस्लीम किए बाहर निकली थी। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड टॉल। गज़ान गुस्से में भी लिहाज रख गया था। गाजी, मुझे ड्राइव करना आती है, बच्ची नहीं हूँ। होती अगर तो यहाँ ना होती इस स्याह दुनिया में। सो प्लीज़ बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद करो। इस काम को करके सुकून मिल जाएगा, सो प्लीज़। गज़ान भी तैश में एक ज़ोरदार मुक्का कार पर रसीद करता उस पर बैठकर उसके पीछे निकला था। उन पर टुकी उन नज़रों ने मुस्कुराकर ऊपर की जानिब देखा था, जहाँ कुछ देर पहले ज़िले खड़ी उस ठंड हवा को महसूस कर रही थी। फाइनली इट्स डन। बेसमेंट से बाहर निकलती वो बाहर खड़े गज़ान और अमार को देखकर बोलती, वहाँ माहू उसे गले मिलती है, जो शायद अभी भी आई थी। वो अब अनजान नज़रों से उसे देख रही थी। तुम अंदर क्या कर रही थी? पूछ वो ज़िले से रही थी, मगर उसकी सवालिया नज़रें अमार और गज़ान पर थीं। अमार अपने आवाज़ साफ़ करता कंधे झुका गया था। रुमाल पूरा सुर्ख था, क्योंकि उससे गज़ान ने अपना चाकू साफ़ किया था। अपना फ़र्ज़ अदा कर रही थी। नरमी से जवाब देती वो बाहर निकल गई थी। इस बार अमार या गज़ान ने इस वहशत से बड़ी डेविल की जी को रोकने की कोशिश नहीं की थी। हाँ, वो बन चुकी थी उस शैतान की बीवी जो वो बनाना चाहता था। वो मेरे खुदा, उन लोगों को उसने क्या किया? मुंह पर हाथ रखकर बोलते वो फ़ौरन बेसमेंट में भागी थी, मगर अंदर पहुंचते उसने जो नज़ारा देखा था, उस स्याह दुनिया में रहते भी वो खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाई थी। ये सब ज़िले ने। माहू को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती मालूम हो रही थी। बिल्कुल, बीवी किसकी है? ये लफ्ज़ उसने अनार को कहते सुना था, मगर उसके नज़र सामने टुकड़े हुए सफ़ियान की लाश पर थी। मुंह पर हाथ रखे वो फ़ौरन बाहर की जानिब भागी थी। उसे इस जगह और ज़िले से बर वक्त खौफ महसूस हुआ था। अकेले कार ड्राइव करते वो बेजान नज़र से हाथ में पकड़ा फ़ोन देख रही थी। अचानक ही उस सामने उस सुनसान जगह कार को ब्रेक लगाई थी। वहाँ शायद ही उस वक्त कोई जी रूह हो, क्योंकि वह बिल्कुल खाली और बेजान सी थी। उस पास जेब से फ़ोन निकालते वो गहरा सांस भरकर नंबर डायल करती है। किसी की नज़र इसकी नज़रों पर टिकी थी। कल ही तो उसे गज़ान ने फ़ोन दिया था वापस। बेल जा रही थी और उसकी धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। अचानक ही बेल जाते ही किसी ने फ़ोन को रिसीव किया था। भाभी ज़ैनब के हेलो करते वो बस यही लफ्ज़ अदा कर पाई थी। हॉर्न कँपा रहे थे, जैसे कितना अर्सा गुजर गया था इन सब की आवाज़ भी सुने। ज़िले, या अल्लाह, कहाँ हो तुम? ज़िले, कैसी बहन हो? शोहर मिलते भूल गई हो? वो तो आम से अंदाज में मजाक कर गई थी, मगर उसे अपना दिल बंद होता महसूस हुआ था।
आई एम सॉरी भाभी, कैसी हैं आप? और मम्मा भाई सब कैसे हैं? लब भींच कर हिम्मत करती वो सवाल कर गई। उसे अगले ही पल एक कहका सुनाई दिया। यकीनन वो उसकी बेचैनी पर हंसी थी। बाबा सब ठीक हैं सब, और हाँ मम्मा भी, लो बात करो फिर मुझसे गप्पे लगाना। यूँ ही कितनी देर वालदा से बातें करते रह गई थी। कितने ही हम उन्हें याद दिलाने में लगे थे। वो ठीक थी, खुश थी। हाँ भाई ज़िले, और सुनाओ। अब तो कब से ज़ैनब बोले जा रही थी। स्क्रीन पर 1 घंटा नज़र आ रहा था, यानी उसे घंटा हो गया था बात करते। भाभी भैया बाबा की कब्र पर गए थे? हाँ जाती रहती हैं, मगर मम्मा ज़्यादा नहीं जाने देती क्योंकि वो बहुत उठ कर आता है। यकीन जानो हमें तो वक्त ही नहीं मिला था ज़िले। तुम कब आओगी वापस? तुम अपने घर चले गए और बाबा हमें छोड़ गए। तुम्हारा भाई मैं यतीम हो गया। कहते कहते सिसकते वो रोना शुरू हो गई थी। ज़ैनब की आदत थी, वो हर चीज़ उसे बताती थी, अगर शायद ज़िले के पास अल्फाज नहीं थे। मैं यतीम हो गई ज़ैनब, एक बार फिर मुझे एहसास दिलाया गया। मैं क्या बताऊँ तुम्हें। स्पीकर पर हाथ रखकर वो ये दूसरी लाइन बड़बड़ाई थी। अच्छा ज़ैनब, फिर बात होगी, खुदा हाफिज़। अच्छे से उसे समझाकर दोबारा फ़ोन करने का वादा करती वो फ़ोन पास ही फेंक चुकी थी। यतीम होने का एहसास इन दिनों मेरी रूह ने बुरी तरह झेला है। यकीन जानो बेटियों के बाबा को मरना नहीं चाहिए। बिना बाबा के बेटियां जीना भूल जाती हैं। मैंने सुना था बाबा, मगर सच में जीना भूल गई हूँ। आसमान की जानिब देखती वो खुद से बड़बड़ा रही थी। उस पर गड़ी निगाहों पर सुर्खी उतरी थी। शाम में ही वापस लौट चुकी थी। इस वक्त डाइनिंग पर वो सबके साथ मौजूद थी। ज़हरा और मिस्टर अशर कोई बात करने में मसरूफ़ थे, जबकि आनिया महमल को खाना खिलाने के साथ अमार पर एक प्यार भरी नज़र भी डाल लेती, जो एक हाथ से खाना खा रहा था और दूसरे हाथ से फीडर पकड़े हुए था, जो उसका बेटा सीने से लगाए पीने में मसरूफ़ था। अनुश और गज़ान भी उनके साथ मौजूद थे। मेरे दिल सही से खाओ, कितनी ही बार गाजी उसे टोक चुका था। वो हर बार मुँह बसुरकर ज़ोर ज़ोर से चबाना शुरू कर देती थी। गज़ान अपने दिल की इन हरकतों पर कितनी बार मुस्कुराहट रोक चुका था, क्योंकि अगर वो उसे मुस्कुराती देख लेती तो यकीनन लाड में खाना छोड़ देती। खाने के मामले में हमेशा गज़ान को ज़बरदस्ती करना पड़ती थी। ऐसे में वो अकेली थी जो खामोशी से अपनी प्लेट पर सर झुकाए चम्मच हिला रही थी। हाँ, अगर सब एक दूसरे से लगे थे तो वो अकेली इसलिए थी क्योंकि वो नहीं था, उसका शोहर नहीं था, जबकि आनिया अनुश अपने शोहर से मसरूफ़ थी। ऐसे में वो अकेली थी, जबकि ज़हरा को भी मिस्टर अशर तंग किए बैठे थे। ज़िले, वो इन्वेलप कहाँ है? उसकी सोचों का तसलसल गज़ान ने तोड़ा था। जो अनुज के लिए पानी निकालता उसे सवाल पूछ रहा था। रूम में ला देती हूँ, जवाब देती वो उठ खड़ी होती है। वैसे भी उसे भूख नहीं लगी थी, वो उठना ही चाहती थी, उनसे दूर ही भागना चाहती थी। रुको, खाना खाकर काम किया जाए, बेहतर है वापस बैठो, खाना खाओ। जो खाना खाकर उठ खड़े हुए थे वो उन्हें जवाब दिए बगैर वापस बैठकर प्लेट पे झुक चुकी थी। अब फ़र्क ये था वो छोटे छोटे नवाले ले रही थी। गज़ान टेरेस पर खड़ा सोचों में मसरूफ़ था, होंठों पे सिगरेट दबाए। अचानक उसका ध्यान अपने पास आकर खड़ी अनुश पर जाता है, जो मुँह बनाए उसके कंधे से आके लग खड़ी होती है। परेशान होते भी उसके लब मुस्कुराहट में ढल गए थे। वो ज़िंदगी में सबसे कीमती, मेरा दिल नाराज़ है? मोहब्बत से उसके चेहरे पे बाल हटाकर पूछता है। नहीं तो उस अज़ियत भरी ज़िंदगी में मेरा सुकून हो तुम, और मेरी ज़िंदा रहने की वजह हो आप। पहली बार वो उसकी आंखों में देखते इजहार कर गई थी। वो हैरान हुआ था, मगर जल्दी ही खुद को अच्छे से कंपोज करता उसके नाक तपाता छेड़खानी शुरू कर चुका था। इस घर में उसकी एक फ़ेवरेट जगह थी, जो सीढ़ियाँ उतरकर लेफ़्ट साइड एक कमरे में सिर्फ नमाज कुरान पढ़ने के लिए बनाई गई थी। वहाँ उसे बेइंतहा सुकून मिलता था। तहज्जुद के अलावा वो हर नमाज वहीं पर अदा करती थी। फजर की नमाज अदा करके वो वापस आकर कुछ देर कमरे में आराम करने के बाद बाहर निकल आती है। ठंडे मौसम में खुद को शाल में ढांपे वो स्विमिंग पूल के गिर्द जाती है।
आज तक हम एक ही सवाल का जवाब हल नहीं कर पाए, शायद कोई भी जाने क्यों, मगर ये सच है। आपने महसूस किया होगा, अक्सर बहुत सोचा भी होगा, आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है, आप किसी को बेइंतहा याद करने लगते हो, इतना कि दिल करता है बस उसी लम्हा वो हमारे सामने आ जाए, मगर उसे आगे क्या। यहाँ आकर हम रुक जाते हैं, खुद को डांटने लगते हैं, आखिर क्यों याद करते हैं। अक्सर आप अपनी सोच पर पैर बिठाने का सोचते हैं, मगर ये नामुमकिनात में से है। आप कभी भी अपनी सोचों को रोक नहीं सकते, आप कभी दिल को समझा नहीं सकते कि खुदारा मत याद करवाओ, ज़ियत मिलती है, मगर हम भूल जाते हैं। हम याद ना भी करें तब भी हम याद कर रहे होते हैं। ये सब मामले हमारे दिमाग और दिल के हैं। कलम रुक चुका था, खुद से किया वादा तोड़ चुकी थी। दोपहर के वक्त डायरी उठाए वो अपनी सोचों से तंग आती, अपने अल्फाजों को ज़ुबान देने के बजाय उन्हें कूड़े कागज़ों पर स्याही से उतार गई थी। या अल्लाह, क्या हो रहा है। दिल पर हाथ रखते वो मसलने लगती है, मगर बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी। क्यों महसूस हो रहा था वही खुशबू। आंखें बंद करके महसूस करती, वो बड़बड़ाकर दरवाजे तक पहुंचती है, मगर ये क्या, उसके हाथ कांप रहे थे। नाव पे हाथ रखे वो कपकपाते हाथों से उसे खोलते, बमुश्किल कांपते जिस्म को हरकत देती कदम बाही रखती है। कुछ कदम चल कर उसकी नज़र सीढ़ी से नीचे गई। वक्त लम्हा, उसकी सांस सब सकन हो गया था। जिस्म मानो यूं था जैसे बर्फ़, शायद बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा। उसकी आंखें जलना शुरू हो चुकी थी। उन्हीं जलन पर अचानक ही वो बड़ी थी, कांपते हुए ठंडे पैर आगे बढ़ाती वो एक एक कदम जैसे सदियों की बसामत से उठा पा रही थी। एक कदम, दो कदम, आखिर वो आखिरी कदम भी मिटा चुकी थी। स्याह चमकते हुए बूटों से होती उसकी नज़र उसकी पैंट के बाद चौड़े सीने पर गई, जहाँ एक जैकेट भी मौजूद थी। उसके बाद निगाहों के प्यास ने हलचल मचाया था। अगले ही लम्हा पानी से लबरेज आंखें उठाती वो उसके उस टोपी से ढके बाल देखती है। बर वक्त सब्ज़ निगाहों वाले मॉन्स्टर ने इस वजूद को किसी कीमती मते जान की तरह बाजू में भर कर उसे गिरने से बचाया था। आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। कपकपाहट से वो बस दोनों हाथों की दो उंगलियों से उसके गाल छूती है। जी, नरमी से गाल थपथपाता वो उसकी बंद होती आंखें मीच देख रहा था, जिससे एक मोती बेदर्दी से निकला था। झटके से वो आंखें खोलती उठ बैठती है, मगर उसकी निगाह सामने उठकर साकत हुई थी। वो सामने ही खड़ा था, यानी वो सब ख्वाब नहीं था उसका। आंखें बंद करके खोलती उसने आप निगाह उसकी जानिब नहीं उठाई थी। खुद पर से चादर उठाती वो पाँव नीचे रखती, जूता पहनकर कमरे से ही निकल गई थी। ज़िंदगी आसान नहीं होती, ये फ़लसफ़ा सब पीछे हो जाता है जब हम पर वक्त वार करता है, तो इस कदर गहरा होता है कि लम्हा में हम ढेर होते हैं, मगर हम उठते तेरी वजह से है। या अल्लाह मेरे मालिक, तेरा शुक्र मेरे अल्लाह, वो मेरे सामने है, मैं उसे देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। या अल्लाह, ये क्या है मेरे अल्लाह का ही सवाल है। मेरे मालिक, क्या करूँ, ऐसी दीवानी क्यों बन गई हूँ मैं, क्यों, आखिर क्यों मैं उसे देख सकती हूँ। ये मामला समझने से इनकारी हूँ मैं। अल्लाह, बस तेरा शुक्र अदा करना था, वो आ गया। वो मुजाहिद है। या अल्लाह, मैं कैसे बयान करूँ मैं कितनी खुश हूँ। या अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है मेरे लिए। अल्लाह, मेरे लिए, मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चेहरे पर हाथ फेरती वो दुआ से फारिग होती उठकर खड़ी होती है। उसी कमरे में नमाज अदा करती वो, उसे बगैर देखे जाए नमाज जगह पर रखती, तस्बीह भी दूसरी जगह पर रखती। उसके चेहरे पर बेइंतहा सुकून था, जो किसी की नज़रों ने गहरी नज़रों से देखा था। उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश में वो पानी का गिलास उठाती नीचे गिरा चुकी थी, जब उसकी नरम कलाई उसकी गर्म और मजबूत गिरफ्त में आई थी। नरमी से उसे अपने सामने लाकर खड़ा करता वो उसका चेहरा ठोरी से ऊपर करता है। निगाहें फिर भटकी थी, इश्क निगाह फिर भटके थे। इस वजह चेहरे पर वो अनजाने में अदा के चेहरे पे हाथ रख देती है। ये सब कैसे हो रहा था वो ना वाकिफ़ थी। अपने गाल पर मौजूद हाथ वो थाम कर होंठों से लगाता, नीचे करके दोनों हाथों में दबा लेता है। वो बेचैन थी, नज़रों से उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। जब वो एक हाथ सर पे ले जाकर अपनी कैप उतार कर आगे होता उसके सर पे रख चुका था। आंखें बंद करती वो अब उसकी नज़रें खुद पर गाड़ी महसूस कर रही थी। अचानक मुँह से खींच कर सीने से लगा चुका था। दोनों बाजू कमर पर बांधे उसने गिरफ्त में इंतहा नरम सी रखी थी, मगर वो गिरफ्त तहफ़्फ़ुज़ भरी थी, जो महसूस करते उसने आंखें मूंदी थी। उससे उठती वो दिलफरेब सी खुशबू दोबारा उसके असाब पर बुरी तरह हावी हुई थी। गाजी लॉन में खड़ा वो फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जब अनूश पीछे से आकर आवाज़ देती है, गाजी का दिल बोलो।
मुस्कुराकर फ़ोन रखता है। वो पलट कर खूबसूरत चेहरे पर निगाह उठाता मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देता है, कुछ नहीं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे दिल, हमारा हर बाब अगर राज है तो रहने दो, यकीन जानो ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं करेगा क्यों इस कदर जल्दी में तुमसे निकाह करके यहाँ क्यों हो? क्या मेरे दिल से अब तक किसी ने पूछा कोई सवाल? सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, बेलूस माजी याद इसलिए नहीं रखा जाता कि उससे अज़ियतें झीलो, उसे सबक हासिल करने के लिए याद रखा जाता है। आप एक प्यारी सी स्माइल लो अपने इस शोहर को जो दीवाना है तुम्हारा। मेरा माजी भुलाए जाने के लिए वक्त चाहिए मुझे गाजी, मेरा माजी आपकी इस मोहब्बत पर मुझे तीर छुबोने आ जाता है। उसके हाथों पर अपने हाथ रखती वो अपनी बेबसी का इजहार कर गई थी। कहीं फ्लैशबैक अजान के आंखों के सामने आए थे, मगर वो पहली बार मुतमईन था। वो राज था उसका, उसकी बीवी का, उसके खड़ूस भाई का, जो सिर्फ अल्लाह की वजह से महफूज रहा था। मेरे दिल, हमारा राज अल्लाह ने रखा, यकीन जानो ये आगे भी राज रहेगा। उसका लहजा पुरएतमाद था। 2 लम्हा वो कुछ भी बोलने से कासिर थी। आई एम ब्लेस्ड, बस ये 2 अल्फाज उसके ज़ुबान से अदा हुए थे, बाकी कई सरगोशियाँ उसके कान में गूंज रही थी। उसके सीने से लगी वो मुतमईन थी, अब गुजरे माजी से भी, क्योंकि वो गुजर चुका था। उसने जीना था आज और कल उसके साथ, जिसके पास वो इस वक्त थी, जो उसका था सिर्फ उसका। स्विमिंग पूल एरिया में मौजूद वो पूल के सामने जेबों में हाथ डाले खड़ा था। स्याह जीन्स, ब्राउन शर्ट पहने वो किसी गहरी सोच में गुम था, जब अचानक छोटे से हाथों का लम्स उसे अपने सीने पर महसूस होता है। इस लम्स पर आंखें बंद करता वो उन हाथों को थाम कर लबू से लगाता है। एक ज़हर की आदत क्यों डाल ली जी? मुझे जहरीली चीज़ें बेइंतहा पसंद है। दुनिया की सबसे जहरीली चीज़ से इश्क हो गया, जिसको कम करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, हाँ उसे बढ़ने ज़रूर दिया। सुकून से उसके पेट से लगे वो अपने बाजू और तंग कर चुकी थी। मेरा जहर सह नहीं सकती तुम? अब तक और क्या सह कराई हूँ, यहाँ तक ये मंजिल जहर और कांटों से लैस ही तो था। वो कोई शिकायत या शुक्रा नहीं कर रही थी, उसका अंदाज सिर्फ जवाब देता हुआ था। तो क्या मेरे कान एक भी शिकवा सुनने को तरस जाएंगे? उसको अपने सामने लाता वो उन बेजान आंखों में कितने सवाल पूछ रहा था, मगर वहाँ परवाह किसी थी, पुरसकून से उसकी सबसे आंखों में देखती वो डूब रही थी। मुझे शिकवा नहीं करना, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम चाहिए हो, मगर जान लो एक और अजियत और मेरा बेजान वजूद इन कंधों पर उठाना पड़ेगा। पहला वार था जिसमें डेवल खुद को कंपोज करने की हिम्मत नहीं ला पाया था। यानी तुमने माफ़ किया? तो क्या सारी ज़िंदगी मेरे गुनहगार रहना चाहते हो? जिले ने मजाक किया था। मेरा जुनून बढ़ने की सिर जिम्मेदार तुम हो जी, सिर्फ तुमने मुझे मजबूर किया। क्यों सिर्फ मेरी बन गई? क्यों चाहे मेरा वजूद जरगाम में ढले, चाहे शैतान में, चाहे जहर में, तुम मेरी ही रही क्यों? मैं हमेशा जरगाम की हूँ, मेरा जुनून हमेशा डेवल है, मेरा इश्क और जुनून सिर्फ पॉइजन, मेरी दीवानगी हो तुम इंतहा की, मेरा सुकून हो तुम। उसके जवाब को जरगाम ने आंखें बंद करके सुना था और हिफ्ज़ किया था। मगर मैं खो गई हूँ बहुत दूर, इतनी कि जैसे मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाई, कभी तुम भी नहीं कर सकते। तुमने सही कहा था, वेलकम टू द हेल, मगर स्याह दुनिया जहन्नुम से भी ज़्यादा अजियतनाक है, क्योंकि ये मैं सह रही हूँ, ये मेरा सब्र खा गई है। इससे दूर होती वो कई फासले बढ़ा गई थी। सब्ज़ आंखों में उतरी सुरही गवाह थी, उसका दूर होना किस कदर उसे जला रहा था। तुम सब्र की एक मिसाल हो। ये आवाज़ जिस जानिब से आई थी उसमें मुड़ने की हिम्मत तक न थी। बाबा, जरगाम ने उसे थामने की कोशिश की थी, मगर वो एक एक कदम पीछे लेती वहाँ से जाना चाहती थी, मगर भूल गई थी जिससे भागना चाह रही थी वो पीछे ही था उसके। मेरी शहज़ादी, एक ही लम्हा में पलटती वो अपने सामने खड़ा बाप की जानिब नज़र उठाती है। बड़ी दाढ़ी में वो बीमार से लग रही थी, मगर उसे होश कहाँ था। अपने बाप को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखे वो लड़खड़ाई थी। उन हाथों ने थामा था जो बचपन में भी हमेशा लड़खड़ाने से थाम लेते थे। बाबा, मेरे बाबा। बच्चों की तरह उनसे लिपटती वो धुआंधार होना शुरू हो चुकी थी। मेरा बेटा, बस। आखिर कितना ही वक्त गुजरने के बाद उसे चुप होता देख वो पेट थपथपाए उसे दिलासा देते हैं, मगर वो अब मजबूती से लिपट गई थी कि कहीं अब उसे कोई चुरा कर ना ले जाए। बाबा, अगर आप सामने आए तो यकीनन हार जवाब भी देंगे, यकीन जाने और सकत नहीं है। मेरी रूह बेइंतहा थकन का शिकार हो चुकी है। बताएं ना क्यों किया ये सब? ये सब शुरू हुआ था तुम्हारे पैदा होने के बाद से। इस स्याह दुनिया का हिस्सा हूँ मैं, और मेरे साथ
तुम्हारी माँ भी, मगर हमने छोड़ दी सिर्फ तुम लोगों के लिए। जानता हूँ तुम्हारी जहन में कई सवाल हैं स्याह दुनिया को लेकर, तो सुन लो। स्याह दुनिया यानी स्याही का खात्मा है। स्याह दुनिया बेईमान, बेज़मीर, कत्ल व गारत करने वालों को तबाह करने का ज़रिया है। उन गैंगस्टर में रहकर उनकी जड़ें खोखली करना हमारा काम और फ़र्ज़ है। इन शॉर्ट, मेरी शहज़ादी इस स्याह दुनिया में मौजूद हर कोई वतन का मुहाफ़िज़ है। मेरे दूर होते ही कई दुश्मनों ने हमारे साथियों को कत्ल करके अपना मुकाम बना लिया। ये सब चलता रहा था। अगर कुछ माह पहले मुझे पता न चलता, जिस दिन मिस्टर अशर मेरे पास आए थे, अपने सामने बैठे मिस्टर अशर को देखते वो उस दिन में खो गए थे। फ्लैशबैक। अशर, तुम अपने सामने बैठे मिस्टर अशर को देख वो खुश और हैरान एक साथ थे। बिल्कुल, सोचा तुम बेवफा हो तो मैं तो वफा निभा ही लूँ। कुछ वक्त गुजरते वो हर बात उनको बता चुके थे। क्या बकवास है ये, मुझे बताओ पहले। मैं पागल हूँ? मेरे वतन को ज़रूरत थी मेरी, और मैं पड़ा रहता यहाँ। इस वक्त आराम से सोचो, अगला निशाना तुम हो उनका। और मिस्टर अशर कहते कहते रुके, जो उन्होंने खोजते निगाहों से देखा था। तुम्हारी बेटी जिल्ली। एक ही सांस में बोलते वो उनका रिएक्शन देखने लगे थे, मगर बेसूद वो माहिर थे उसमें। प्लेन है मेरे पास। सर्द व स्पोर्ट लहजे में बोलते वो अंदर आती अपनी बीवी को भी चौंका गए थे। असल शौक तो उन्हें वहीं बैठे उस वजूद से लगा था। उस दिन प्लान किया था, ये सब प्लान मेरा था। ज़रग़ाम को मनाना मेरा आइडिया था। ये सब ट्रेनिंग मेरे कहने पे दी गई थी। ज़रग़ाम को कितनी बार ही अंसर ने कहा जो सबको ट्रेन करता है कि वो बाकायदा ज्वाइन कर ले, मगर ये डेवल उसे अपने असूल बनाने का शौक़ था। खैर, इस वक्त अब घर भी जाना है। मैंने मेरी जान पुरसुकून हो जाओ। यहाँ जो हुआ तुम्हारा बाप सब जानता है, कोई भी यहाँ मौजूद गलत नहीं। नरमी से उसके बाल सहलाकर बोल दे। वो उसकी शौक में गिरी नज़रों में देख रहे थे। मेरी बेटी बहादुर है ना? मोहब्बत से उसके बालों पर बोसा देते बोले थे। नहीं बाबा ये सब मुझे भी तो बता सकते थे ना। ये सब क्यों? आप ऐसे भी तो भेज सकते थे। मेरी जान, एक प्लान था मेरा। मुझे तुम्हारी हिफाजत भी तो करनी थी ना, और खुद से ज़्यादा अपनी उस शेर पर यकीन है मुझे। मगर बाबा, इतनी अजियत से क्या मिला? हाँ, तुम जल्द समझ जाओगी। अभी कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है तुम्हें, जो ज़रग़ाम कर देगा। मगर बाबा, वो फ़िज़ा वगैरह भी शामिल थे। कब से दिमाग में चलता सवाल वो पूछ बैठी। हाँ, वो सुफियान के साथ मिली हुई थी। खैर, वो भी और बाकी हर गुनहगार अपने अंजाम को पहुंच गया है। आखिरी बार उसे प्यार करते वो निकल जाते हैं। कुछ देर में वो उनकी फ़्लाइट थी पाकिस्तान की। ना सिल्ले ने कहा था वो उसे ले जाए, ना ही उन्होंने बात की थी। तो सब गैंगस्टर ख़त्म हो गए। सामने बैठे मिस्टर अशर के पास आती वो किसी बच्चे की तरह सवाल कर रही थी। ज़रग़ाम को उस सीरियस सिचुएशन में भी हंसी आ जाती है। मिस्टर अशर खड़े होते, इशारा करते, ज़िले के सर पर शफ़क़त से हाथ रख कर बाहर निकल जाते हैं। मैं तो यही हूँ ना, द डेवल गैंगस्टर्स का गैंग। पीछे से उसे खजान में लेता, उसके फूले हुए गालों को चूमता। वो हंस कर उसे जवाब दे रहा था, जबकि वो उसके हंसने पे मुंह बनाकर कोहनी उसके पेट पे मार चुकी थी, जिसका रत्ती बराबर उसके शोहर पे असर नहीं हुआ था, बल्कि उसकी अपनी ही कोहनी दुखी थी। लिसन, ये एक सर्कल है, एक जाता है, दूसरा उसकी जगह संभाल लेता है, मगर उन्हें उनके औकात में रखना ही मेरा काम है। अब चलो रूम में, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। कंधों की गर्द हाथ पे लाता वो अंदर की जानिब बढ़ जाता है। खामोशी से अपने पहलू में सोई उस छोटी सी ज़िंदगी जीने की वजह को देखता। बेड पर अपना हाथ थाम कर लबू से छू कर महसूस करते दोबारा उन बंद आँखों को देखता है, जो अब एक बाजू उसके गिर्द लपेटे बाजू वापस और हाथ रखे एक बाजू बेड पर रखे उसके सीने से पेट पे लगाए सोने में महव थी। बेइंतहा का सुकून था उसके चेहरे पे सोते वक्त, जो वो कितने ही लम्हों से तके जा रहा था। उसका हाथ वापस रखता वो अपना ठंडा सा हाथ उसकी गर्दन पर फेरने लगता है। अचानक से उस चेहरे के तासुर बदले थे, जैसे उसे अपनी इस मिठी सी नींद में यह हरकत कुछ ख़ास पसंद ना आई थी। सुबह कान के करीब झुक कर बोलता, उसके गाल से होते गर्दन पर झुकता है। उसकी दाढ़ी की चुभन महसूस करते वो उठी थी। ज़राम कसमसाई वो उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगती है, मगर उसने उसकी कोशिश को नाकाम बनाते अपनी दाढ़ी बुरी तरह उसकी गर्दन पर रगड़ी थी। गर्दन ऊपर करती वो उसका चेहरा हटाने की कोशिश करने लगती है, जब वो अचानक ही ओवर होता उसके चेहरे के नज़दीक आता है। चुभी गाल से लाता वो बेइंतहा खूबसूरत मुस्कुराहट लिए सवाल करता है, बहुत इतने हसीन तो हो और हुस्न को बढ़ाने के लिए ये रख ली। वो उसकी बड़ी हुई दाढ़ी को देखकर मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नज़र से कहती है, आई नो, सच्ची में खा जाओगी तुम्हें। हटो पीछे जंगली बिल्ली। स्लीवलेस बनियान से चलकते बाजू, उसके नाखूनों के निशान देखता बड़बड़ाकर वो उसकी नाक रब करता उठ बैठता है, साथ में उसे भी उठाकर खुद में भींचा था। शेर का मुकाबला ये जंगली बिल्ली आराम से कर सकती है। आई नो, तारीफ़ किया है, शुक्रिया।
शुक्री आप जिले थी और उसकी चली ज़ुबान जो अगले 2 घंटे ज़रगाम ने बगैर बोले सुनी थी। तुम जो औरों को बताते हो जीने के तरीके, अस्तगफिरुल्लाह, खुद अपनी हथेली पर मेरी जान लिए बैठे हो। ये अब तक बोले जाने वाली ज़िले की तीसरी शायरी थी जो 7 इस्तग़फ़ार जोड़ के बोले जा रही थी। काउच पर उसकी गोद में चढ़कर बैठी वो एलईडी देख रही थी। बस अब तुम बोलो। दोनों हाथ उसके कंधे पर रखती वो आप जाकर उसका सर खाने के बाद साफ जताते हुए बोली, गहरे समंदर को देखकर याद आता है कोई उससे भी ज़्यादा लंबी ज़ुबान रखती है। कान में सरगोशी करता वो उसके इतना बोलने पर चोट कर रहा था। हो, बीवी की बुराई नहीं करते, लाड से उसके बाजू में हाथ डालते हुए बोलती है। बीवी की बुराई नहीं, हाँ, मगर बीवी के साथ बुरा बहुत किया है। मोहब्बत से उसके बिखरे बालों को उंगली के पोरों से समेटता वो शर्मिंदा था। मुझे नहीं सुनना कुछ भी। ज़िले, एक बार वो सब प्लान था, मगर तुम्हारा रोना, वाह, वो सिसकियाँ, वो कोई प्लान नहीं था, वो डराना नहीं था, वो दर्द कोई ड्रामा नहीं था, वो जख्म कोई ड्रामा नहीं था। मुझे सज़ा चाहिए है। सफ़ेद दुनिया का मतलब, स्याह दुनिया के पहले दिन की तरह वो सवाल कर रही थी। वही सवाल था मगर वक्त बदल चुका था। सफ़ेद दुनिया यानी तो मेरे सफ़ेद बड़ी हर चीज़ से पाक नरम मासूम मेरा जुनून। उसके एक एक लफ्ज़ में मोहब्बत थी। उन आँखों से भी जुनून से भरी मोहब्बत छलक रही थी जिसने उसे बेहद पुरसकून किया था। और वो वार जब हसन ने मुझे बचाया था, वो फ़िज़ा थी। नरमी से जवाब देता। बज़ाहिर वो पुरसकून था, मगर उस सवाल पर उसके पीछे जबड़े गवाह थे। वो किस कदर खुद पर काबू पा रहा था। तुमने खेल खेला, अब एतराफ़ किया, और मैं करीब होती वो कान के करीब बाकी अल्फाज अपने मुकम्मल करती है। मैं हार गई। सुकून से भरी मुस्कुराहट ने उसके वजूद में भी सुकून भरा था। वैसे तुम्हारी दूसरी बीवी कैसी है? शी इज़ ब्यूटीफुल। वो जानता था अपनी दीवानी की दीवानगी की हद। तेज़ाब डाल दूँ उस पर? फिर मुझे एक साथ 2 शादियाँ करनी पड़ेंगी ना। झुककर वो उसे गोद में उठाता आगे चलते हुए बोलता है, और मुझे एक साथ 3 कत्ल। मेरी दीवानी। झुककर उसकी पेशानी चूमता है। बेड पर लेता वो उसके चेहरे पर झुककर गाल से हिलाता हुआ फरमाइश करता है, डिम्पल दिखाओ। क्यों? शो मी स्वीट हार्ट, वरना जानती हो ना अपने जहर को। तुम्हारी तो उसकी इस हरकत पे वो उस पर झुक चुका था। उसकी खुशियाँ, उसके दर्द सब एक ही से जुड़ा था और वो मुतमईन थी। देवल सामने खड़ी ज़िले को देख चुका था जब अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन पर अपने खास आदमी का नाम देखकर उसने कॉल रिसीव की। दूसरी जानिब से आने वाली खबर पर जबड़े बीजे वो बगैर किसी को देखे बाहर की जानिब निकला। उसे यूँ जल्दबाजी में जाता देख अपने हाथ में मौजूद प्लेट्स रखती वो उसके पीछे लपकी। ज़रगाम, क्या हुआ है? आंखें बंद करता वो जल्दी से चेहरे के तासुर बदलता उसकी जानिब बढ़ता है। मुझे अभी जाना है। उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोलता वो अगले ही लम्हे कार में बैठकर निकल गया था। महमल अमार के मुंह से बस एक लफ्ज़ निकला था, वो ठीक है। उसे जहाँ रखा गया, मेरे पास सारी इन्फो है जो डेवल भेज चुका है। बोलो मत, हर चीज़ पर उसकी नज़र होती है। अमार, तुम इस वक्त ठीक नहीं, यहीं रहो, हम अपनी प्रिंसेस को ले आएंगे। संजीदगी से बोलता वो आखिरी लफ्ज़ वहशत भरे लहजे में अदा करता उसे वहीं छोड़कर बाहर निकला था। सामने ही अनूश पोर्च में खड़ी थी। गाजी, ये कैसे हो सकता है? कोई कैसे हमारे घर में घुसकर हमारी प्रिंसेस को ले जा सकता है? सब ठीक है, हमारी प्रिंसेस अभी आ जाएगी। ओके, चलो अंदर। मगर गाजी वो भी लफ्ज़ अदा नहीं कर पाई थी जब वो वहशतों का गोला बना बाहर निकल गया था। गाजी, क्या हुआ है? वो अभी ड्राइव कर रहा था। पोर्च में ही अपने दिल को बगैर जवाब दिए छोड़ कर आया था। अपने भाई से वादा उसे निभाना था, मगर ये डर पता नहीं क्यों दिल में आहिर बैठ गया था। शायद ऐसी सूरत हाल पहली बार उन पर आई थी। इस परेशानी में भी ज़िले की आती कॉल वो रिसीव कर चुका था। जो छोटे यही सवाल करती है। महमल को ब्लैक कोबरा ने किडनैप कर लिया है। जवाब देकर वो उसकी अगली बात का ना चाहते हुए भी जवाब देता कॉल कट कर चुका था। ओह डेवल, वेलकम। ब्लैक कोबरा अपने कोट दुरुस्त करता सीढ़ियाँ उतरता ऐसा अपने सामने खड़े डेवल को देखकर बोलता है। उसके नज़रें और चेहरे इतनी वहशत थी कि कोई भी इंसान खौफ से भी बेहोश हो सकता था, मगर शायद वो सबकी तैयारी किए बैठा था। तभी बाकी सीढ़ियाँ उतरता बाजू खोलकर अपनी गंदी ज़ुबान से शुरू होता है, यकीनन जो चीज़ चुराई है वो लेने आए हुए होंगे। मगर उसका इत्मीनान काबिल दीद था। पेंट की जेबों में हाथ डाली वो मॉन्स्टर आराम से अपने सुकून से आग लगा गया था। क्या तुम्हारी इतनी औकात है मेरी कोई चीज़ तुम्हारे पास हो? हाँ, मेरी औकात है कि उसे तुम्हारे घर से सबके होते हुए उठा चुका हूँ और फिर तन चुका हूँ। इंटरेस्टिंग। कहाँ है वो? आगे बढ़कर सोफे पर बैठता वो टांग पे टांग रखते सवाल करता है, क्योंकि वो डेवल का पास महफूज थी जो अब तक सब जान चुके थे सिवाय सामने खड़े उस शख्स के।
कहाँ है उनकी वो तितली? पास से खड़े अपने हाथ आते उसे सवाल करता। वो सर झुका देखता है। उसका जो जवाब देने के बजाय सर झुका चुका था। सूरत हाल का उसे अंदाज़ा होते उससे पहले ही उसके घर पर फायरिंग शुरू होती है। कहीं उसके अंडर काम करते लोग अपनी जान बचाने को यहाँ वहाँ फायर करने लगे थे, मगर इन सब में वाहिद था वो जो सुकून से बैठा था। ब्लैक कोबरा ने भी खुद को सोफे के पीछे छुपाया हुआ था। अपने पास पड़ी गन उठाता वो उन गोलियों को बौछार से निकलता खड़ा होता, बगैर किसी को समझने का मौका दिया बगैर ज़रहाम के दिल पर निशाना बांध गया था। एक फायर हुआ था और अंदर आते गाजी के साथ ज़िले के लिए वक्त रुक गया था। वहाँ का शोर जैसे बहुत पीछे छूट रहा था और नज़रें वो बस एक जगह टिकी थी। गाजी फास्ट उसे अपने सीने से लगाए एक हाथ में वो ड्राइव करता गाजी को चीख कर बोलती है। गाजी ने बुरी तरह उस ब्लैक कोबरा को खात्मा किया। अब वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, मगर उसकी बंद होती आंखें थमी मदम होती सांसों के साथ अब तक ज़िले की भी सांस चल रही थी। ज़रकाम प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़। कितनी ही बार वो उसका चेहरा थपथपाती है। ये क्या है अजान? 100 बार कहा है खुद की हिफाजत के लिए वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया करो, मगर नहीं, दूसरी नहीं, चौथी बार उसे इस जगह गोली लगी है। डॉक्टर जो इन सब का ही हिस्सा था ऑपरेशन थिएटर से निकलते गाजी पर अफसोस करता है। जो दीवार से टेक लगाए खड़ा था, इसे बचा लो यार। उसे याद था कितने ही वक्त उसने इसे बात नहीं की थी। अगर हुई भी थी तो बस उसने डेवल पर तंज ही किया था, और अब ये सूरत हाल उसे इतना अपना जहन बंद होता महसूस हो रहा था। डॉक्टर वो ठीक है ना? अभी वह नमाज में गिड़गिड़ा कर उसे मांग कर आई थी। डॉक्टर के दूसरी बार बाहर निकलने पर वो लपक कर उन तक पहुंचती है। उसका खून बहुत बह गया है। अल्लाह से दुआ करें इस बार वो बच जाए। मैंने कहा था इन सबसे एक आखिरी बार उसे मौत के मुंह में ले जाएगा। डॉक्टर ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी थी। डॉक्टर के जवाब पर वो लड़खड़ाकर दीवार से लगी। मुझे मिलना है। मगर हम आपको वो इनकार करता जब गाजान ने उसे आंखों से इशारा किया। ठीक है मिल लें, मगर पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। ज़रकाम बेड के करीब लड़खड़ाहट से कदमों से पहुंचती वो उसके बाल समेटकर पुकारती है। इस पुकार में सदियों की थकन थी। मुझे अभी मेरा शोहर मिला है, जानते हो ना? तुम जानते हो मेरा हर दर्द, हर अज़ियत। अब हिम्मत नहीं मुझ में, मेरे वजूद में। प्लीज़ ठीक हो जाओ जल्दी। उसकी पेशानी चूमती वो कई आयात पढ़कर उस पर फूंकती है और बाहर आ जाती है, और हिम्मत नहीं थी उसमें उस मॉन्स्टर को इस हालत में देखने की। 1.5 साल बाद वो भारी भारी कदम उठाता घर में दाखिल होते हुए ठुठक कर रुकता है। लम्हा में होठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। स्लाइडिंग डोर से आती रोशनी ने उसकी हसीन सी परी के चेहरे को निखार दी थी। दूसरे वजूद पर नज़र फिरते वो गहरा सांस भरता उनके नज़दीक अपनी अजीज़ जान को उठाकर कमरे में जाकर उसे बेबी कॉट में सहलाता, झुक कर उसके रुखसार और खोंड मोहब्बत से छूता बाहर निकलता है। अब अपनी हैबी के पास आकर बाजू में भरता अपने कमरे में आता है। वो और आगे होकर उसकी गर्दन में मुँह छुपाती गहरी नींद में जा चुकी थी। उसकी हरकत पर मुस्कुराकर वो उसे बेड पर लेटाता, खुद भी बेहद करीब बैठकर उसके सीने पर लेटा लेता है। उसे यही तो सुकून थी उसका जिसने उसकी ज़िंदगी को संवार दिया था। एक शैतान को जन्नत दिखाई थी उसने। कुछ ही देर गुजरी थी जब वो करवट बदलने के चक्कर में उठ गई थी। अपने पास उसे देख ना बसुरती वो उठने लगती है। बाहर क्या कर रही थी? सर्दी थी, मना किया था ना? मैं उठ गई थी और हमारी प्रिंसेस भी तुम्हारी वजह से, इसलिए मैं बाहर सो गई ताकि तुम्हें पता लगे और शर्मिंदा हो। मुझे लगता है ये दोनों मेरे बगैर सो नहीं सकते। जब जानते हो नहीं जाया करो, तुम्हें पता है ना वो मुझे तंग करती है। तुम ना हो तो अपनी 6 माह की बेटी को इस तरह की क्यूट फेस बनाकर वो दिखा रही थी। मेरा छोटा सा बेबी उससे तंग आ गया है। आईब्रोज का था वो उसका फूला हुआ एक गाल देखता है। बहुत शायद उसका और सोने का इरादा था। मासूमियत से बोलती वो सर उसके सीने पर रखती आंखें मौन चुकी थी। तभी उसे अपनी छोटी प्रिंसेस के रोने की आवाज़ बिल्कुल पास से आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पीछे से आवाज़ सुनकर वो मुड़कर दूसरी जानिब देखती और बेटी को देखकर उछल कर उसके पास आती है। गजान उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर नफ़ी में सर खिलाता उठ खड़ा होता है। उसे फ़्रेश होने का टाइम नहीं मिला था। सो गई? अपनी बेटी के बारे में मत पूछना। वो अपने करीब खड़ी ज़िले को गहरी नज़र से देखता है जिसको उसकी मोहब्बत ने निखार के रख दिया था। उसे यार दर्द था हॉस्पिटल में किस कदर वो बीमार पड़ गई थी। बहुत मुश्किल से होश में आने के बाद ज़िले ने एक लम्हा उससे गाफिलपन नहीं किया था, जिसका नतीजा था वो जल्दी ठीक हो चुका था। कुछ माह पहले ही वो दोनों फार्म हाउस में आए थे। तब उनकी बेटी ईमान 2 माह की थी। उन्हें 4 माह गुजर गए थे अपनी हसीन ज़िंदगी गुजारते। ज़रगाम मुझे तुम्हारा
मुझे तुम्हारे इमामत में नमाज़ पढ़नी है। उसके हसीन चेहरे को देखती वो उसके टैटू से खाली बाजू पर उंगली फेरती पास पर शलवार कमीज़ उठाकर उसे देती है। इजाज़त ले रही हो या हुक्म कर रही हो? शलवार कमीज़ थाम कर मुस्कुराकर उसकी फरमाइश पर वो उसकी दोनों आंखों पे बोसा दे चुका था। मेरा ख्वाब है जिसकी ताबीर चाहती हूँ, मुस्कुराकर अनोखा सा जवाब देती वो पीछे हुई थी। ज़रगाम की जाए नमाज के पीछे ही अपनी जाए नमाज बिछाए वो अपनी शरीक ख़यात की इमाम में नमाज अदा कर रही थी। हर दर्द हर अज़ियत मिट चुकी थी। अब अल्लाह की दी हर नेमत पर वो शुक्रगुज़ार थे। ज़रगाम एक मंज़िल पीछे सोई अपनी ज़िंदगी के बेहद हसीन तोहफ़े को देखता अपने पास बैठी बीवी की पेशानी पर मोहब्बत भरा बोसा देता है। अल्लाह की दी गई नेमतें यही तो थीं। उनकी कहानी अब शुरू हुई थी जो वो एक साथ जी रहे थे। उनकी ज़िंदगी का हसीन तोहफ़ा अल्लाह ने ईमान की सूरत में दिया था। सो गाइज़, ये थी द डेविल नॉवल की लास्ट एपिसोड।